नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी के एक नए चैप्टर के साथ आए हैं जो कि है संविधान की मूल संरचना, मूल ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले आप एक काम करिएगा। सबसे पहले आप एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और जब भी मैं चीज बता रहा हूँ तो आप उसको नोट करते चलिएगा। ठीक है। देखिए, अगर आपको ये समझना है कि संविधान की मूल संरचना क्या है, उससे पहले आपको दो आर्टिकल समझने पड़ेंगे। आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368। देखिए, आर्टिकल नंबर 13 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 13 में कानून की परिभाषा है, पहली बात। और दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 13 में एक बात और कही गई है, जो सरकार है वो किसी तरह का ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जो आपका मौलिक कर्तव्य है, आपकी फंडामेंटल राइट्स से कम करे। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगी जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। ठीक है। और जो आर्टिकल नंबर 368 है उसमें संविधान के संशोधन की बात की गई है कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि देखिए, जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे देश में बहुत सारी गरीबी थी, बहुत सारी असमानताएं थी। तो सरकार को क्या करना था, देश को गरीबी से ऊपर लाना था, असमानताओं को खत्म करना था। तो उसके लिए सरकार को एक काम करना था, भूमि सुधार आंदोलन जिसमें हुआ था। उसमें क्या होता है, भूमि को अधिग्रहण सरकार कर रही थी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब भूमि का आप अधिग्रहण करोगे तो आपको एक टकराना पड़ेगा फंडामेंटल राइट से, जो कि आपके मौलिक अधिकार में था। क्योंकि भूमि रखना उस टाइम तक क्या था, मौलिक अधिकार था। वो तो बाद में उसको भी संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो सरकार को दिक्कत अभी आ रही, दिक्कत सरकार जहां भी भूमि सुधार आंदोलन कर रही थी, जहां भी भूमि का अधिग्रहण कर रही थी, ताकि जिनके पास ज्यादा भूमि है उनसे लेके जिनके पास कम उनको भूमि दी जा सके। तो उससे क्या हो रहा था कि जब भी किसी की भूमि ली जा रही थी तो लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही थी, और लोग देश के लिए कहाँ पहुंच जा रहे थे, कोर्ट पहुंच जा रहे थे, अदालत कि यार देखो, इस कोर्ट से बोल रहे थे कि ये जो भूमि रखने का अधिकार है वो हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट्स है, हमारा मौलिक अधिकार है। और सरकार क्या कर रही है, हमसे हमारी भूमि छीन रही है। तो इसके लिए बड़ी मतलब एक सरकार में और पब्लिक में बड़ी गुत्थम गुत्थी चल रही थी। तो सरकार ने उसके लिए क्या किया, पहला ही संविधान संशोधन किया, कि 1951 में किया था। 1951 में सरकार ने पहला ही संविधान का संशोधन कर दिया। उसमें उन्होंने दो बातें की। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि नौवीं अनुसूची जोड़ी। उस टाइम तक संविधान में 8 अनुसूचियां थी, तो उसमें एक अनुसूची और जोड़ी गई जो कि नौवीं अनुसूची थी। और दूसरा काम क्या किया गया, उसमें आरक्षण दिया गया, किसको, एससी और एसटी को दिया गया। देखिए, जो नौवीं अनुसूची थी, इसकी विशेष बात ये थी, उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई केस, कोई मुद्दा, कोई केस, कोई भी चीज अगर नौवीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया सकता है, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। कहने का मतलब ये था कि अगर कोई भी केस को हम डाल देंगे नौवीं अनुसूची में तो आप उसके लेकर, उस वाले केस को लेकर कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं करवा सकते हो। आरक्षण की बात आई। और दूसरा काम क्या किया सरकार ने, पहले संविधान संशोधन के तहत दूसरा काम उन्होंने ये किया था, जो आरक्षण था उसको कहाँ कर दिया था। आरक्षण पहले से था संविधान में, पर जैसे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, कोई नौकरी में है, पदोन्नति में, जो यहाँ का आरक्षण था वो कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, जब सरकार ने भूमि अधिग्रहण किया बहुत सारा, और उसके बाद वो सारे केस कहाँ डाल दे रही थी, नौवीं अनुसूची में डाल दे रही थी। तो लोग इससे क्या कर पा रहे थे, इससे ना लोग केस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कहा गया था कि जो भी केस को इसमें डाल दिया जाएगा नौवीं अनुसूची में, उसका रिव्यू नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक केस आता है। इसके पहले भी एक केस आया था, चंपकन दोराई वाला केस। और उसके बाद जो जहां से मेन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही थी वो था शंकरी प्रसाद केस, 1951 में उसी साल एक केस हो गया। उसमें जब जो पब्लिक थी, जब उसका केस पहुंचा उनके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, तो मेन ये उसमें दिक्कत चल रही थी। देखिए, मैंने बताया था ना कि एक आर्टिकल 13 है और एक आर्टिकल 68 है। तो मेन ये कहा जा रहा था कि जो आर्टिकल 13 है उसमें साफ साफ लिखा है कि सरकार हमारा कोई भी मौलिक अधिकार खत्म नहीं कर सकती है, ना उसे कम कर सकती है। और सरकार यहाँ हमारी जमीन भी ले रही है, तो हमारा मौलिक अधिकार तो जा रहा है। तो सरकार ने ये कहा, उस टाइम जो संसद थी, सरकार का ये कहना था कि हमने इस वाले मैटर को डाल दिया कहा, नौवीं अनुसूची में, इसका रिव्यू तो हो नहीं सकता है। पर भी इसमें कोर्ट ने कहा कि जो संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद आपके मौलिक अधिकार को कम कर सकती है। बहुत बड़ी बात कही सरकार है, कोर्ट ने कहा कि संसद जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को संशोधित कर सकती है, उसे कम कर सकती है। क्योंकि जो अगर कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जाएगा उसे 13 से बाहर माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने कहा था। अगर कोई भी ऐसा संशोधन किया जाए संविधान में जिसे आर्टिकल 368 के तहत बदल दिया जाए, संशोधन कर दिया जाए,
तो उसको हम 13 के तहत नहीं मानेंगे, उसको 13 की जो बाउंडेशन लिखी हुई है आर्टिकल 13 में उसके बाहर मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा साफ साफ कि संसद जो है, जो पार्लियामेंट है, वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को संशोधन कर सकती है, उसे कम कर सकती है। ठीक, बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ दिन बाद एक केस और आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, गोलकनाथ केस 1967 में आता है। इसमें ना 11 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 6-7 से बहुमत से ये फैसला आया था। 11 जजों की उस टाइम तक की सबसे बड़ी बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, 11 जज बैठे थे। इसमें जब ये केस सुना गया तो इसमें सेम मैटर सेम था। तो इसमें क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को बदल दिया। यहाँ पे इस केस में आते हुए जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसलों को पलटते हुए क्या बोला कि जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 के जो संविधान का संशोधन 368 तहत किया गया है, वो आर्टिकल 13 के तहत ही आता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी संशोधन जो 368 के तहत किया गया होगा, हम उसको आर्टिकल 13 के तहत ही देखेंगे। आर्टिकल 13 में लिखा था कि सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है, ऐसा कोई भी संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है जिसके तहत आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को कम किया जा सकता है। पर यहाँ पे ऐसा किया गया, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि हम इस ऐसे किसी भी संशोधन को मान्यता नहीं देंगे जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा हो, है ना। तो सरकार ने अपनी फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसलों को बदल दिया और उसने क्या कहा कि जो आपका जो संशोधन है हम उसको आर्टिकल 13 के तहत ही मानेंगे और संसद किसी भी फंडामेंटल राइट्स में कटौती नहीं कर सकती है। इसके ऊपर क्या कहा था कि संसद कर सकती है आपके मौलिक अधिकार में कटौती, और यहाँ पे इस गोलकनाथ केस में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संसद आपके किसी भी मौलिक अधिकार को कम नहीं कर सकती है। ठीक, यहाँ तक। अब इसने पूरी तरह बदल दिया था। फिर कुछ दिन रुकते हैं, फिर क्या हुआ कि जब सरकार को लगा कि यार इस तरह में तो हम देश का विकास कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब ऐसे ही कोई अगर हम कोई किसी भी तरह कानून बनाएंगे तो लोग इसको खिलाफ लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हमको यहाँ पे बोल ही दिया कि आप इस तरह का नहीं कर सकते हो, तो आप हम तो भूमि अधिग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। उस टाइम पे ना इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो फुल मेजोरिटी में थी और मतलब वो पूरा ना तानाशाह वाले मूड में थी। तो उन्होंने ना एकदम धड़ाधड़ संविधान संशोधन करना चालू किए और उन्होंने एक 24वां संविधान संशोधन किया। कब? 1971 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 13 और 68 में ही बदलाव कर दिया। आर्टिकल 13 और 368 में उन्होंने क्या लिखवा दिया, उन्होंने ये लिखा आर्टिकल 13 और 368 में संशोधन किया और लिखा क्या, उन्होंने ये लिखा पहली बात, जो 368 है वो आर्टिकल 13 से बाहर रखा गया है। उन्होंने क्या लिख दिया, पहली बात उन्होंने लिखी कि अगर कोई भी संशोधन 368 के तहत किया जाएगा उसे हम आर्टिकल 13 के तहत नहीं मानेंगे, ये पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो संसद है वो किसी भी तरह के मौलिक अधिकार को संशोधन कर सकती है। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ। पहली बात सरकार ने ये कही कि अगर हम कोई भी संशोधन आर्टिकल 368 के तहत करेंगे हम उसको 313 से बाहर मानेंगे। हम ये नहीं मानेंगे कि 313 में लिखा है कि नहीं कर सकती है, तो इसको बाहर रखा गया है। 368 आर्टिकल अलग है और 13 आर्टिकल अलग है, तो दोनों को अलग अलग माना गया। यहाँ तक ये बात हुई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इस बात पे भी फिर से केस कर दिया गया, और इस बात पे फिर से केस हुआ तो एक फिर उसके बाद केस आता है, केशवानंद भारती का केस आता है, जो कि भारतीय संविधान के लिए मील का पत्थर साबित होता है। एकदम मतलब माइलस्टोन फैसला था जो कि पूरे संविधान व्यवस्था को बदल दिया, पूरे देश की राजनीति को बदल के रख दिया। एक ऐसा फैसला, सिर्फ एक फैसला जो था केशवानंद भारती केस, 1973 की बात है। इसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। आज तक की सबसे बड़ी जो बेंच बैठी है, पीठ बैठी, वो केशवानंद भारती केस में 1973 में 13 जज बैठे थे उसमें। ठीक है, तो उसमें सरकार ने क्या फैसला दिया, सरकार ने कहा, सेम इसी बात को पलटते हुए जिस बात पे वो थी, सरकार ने कहा ये देखो संसद को फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार है। जो बात पहले सरकार कोर्ट कह रही थी वही बात उस फिर से कही कि कोर्ट ने ये कहा कि जो सरकार है, जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये राइट तो है कि वो हमारे संविधान, हमारे जो हमें मिला हुआ है फंडामेंटल राइट्स, जो हमें मौलिक अधिकार मिले हैं, उसको कम कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन जहां पे लेकिन है ना, सारी दिक्कत यहीं पे अटक गई, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन ना होता हो। कहने का मतलब ये था कि सरकार, कोर्ट का ये कहना था कि जो संसद है वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार कम कर सकती है, घटा सकती है, बट
कुछ ऐसा काम नहीं करेगी जिससे संविधान के मूल ढांचे पे फर्क आए, मूल ढांचा खत्म हो। अब मूल ढांचा क्या था, अब इस बात से ना पूरा मतलब सब परेशान हो गए कि संविधान में कहीं लिखा नहीं था, इसका जिक्र कहीं पे था नहीं कि मूल ढांचा क्या होता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि मूल ढांचे का मतलब ये है कि देखिए, जब आप कोई घर बनाते हैं, जैसे हमने कोई घर बनाया, अब घर का हम यहाँ का ये फ्लोर बदल सकते हैं, छत बदल सकते हैं, ऊपर बना सकते हैं, कुछ भी तोड़ फोड़ सकते हैं, पर जो इसकी नींव है, नींव तो हम नहीं बदल सकते ना। तो सरकार का कहना ये तो, कोर्ट का ये कहना था कि आप कोई भी ऐसा काम करो, आप संविधान को जरूर बदल सकते हो, आपके पास पूरी पावर है, बट आप कोई ऐसा बदलाव नहीं कर सकते हो जिससे संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो ही खत्म हो जाए, जो उसकी मूल भावना है वो ही खत्म हो जाए, जो उसमें जो दर्शन है उसका, जो उसकी फिलॉसफी है वही खत्म हो जाए। तो यही केशवानंद भारती केस में यही कहा गया था कि सरकार के पास ये अधिकार है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है, उसे छेड़छाड़ कर सकती है उसमें, बट वो ऐसा कोई भी संशोधन नहीं करेगी जिससे कि आपके मूल ढांचा, जो संविधान का मूल ढांचा है, उस पर कोई भी आंच आएगी। फिर संविधान ने बताया, फिर सरकार ने पूछा भाई चलो बताओ कि क्या होता है मूल ढांचा। सरकार ने कहा अभी तो हम, कोर्ट ने कहा अभी हम नहीं बताएंगे, हम जब जब टाइम आएगा आप हर टाइम पे थोड़ा थोड़ा कर बताते रहेंगे, जब जो हमें चीज लगेगी कि ये संविधान के मूल ढांचे को खत्म कर रहा है, हम तभी बता देंगे। तो मतलब कोर्ट द्वारा हर वक्त जब जब उससे ऐसा कुछ लगता है तो वो बताती रहती है। इससे पहले उसने बहुत सारी लिस्ट बनाई है इसकी, और अभी वो और भी चीज उसमें ऐड करती जा रही है। तो यही कुछ मैटर थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी, मूल स्ट्रक्चर, मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। वो इसी आया था, केशवानंद भारती केस 1973 से इसकी पूरी संरचना बनी थी। तो अगर बातों को समझने में जटिलता हुई होगी तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख सकते हैं, तो आपको बात बेहतर समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो पे मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।